बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आपका बियोलॉजी टीचर सलाउद्दीन अपने लेक्चर के साथ हाजिर है। आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर नंबर 15 का तसलसल एक चल रहा है। पीछे हमने 6 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। उसमें हमने जो अहम टॉपिक्स थे, जो मेडल के कवानीन थे, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। मज़ीद आगे हम जो विरासती असूल हैं या विरासत के ज़रिए जो जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। आज भी बड़े अहम टॉपिक्स हैं। इनमें अक्सर टॉपिक्स जो हैं वो आप जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बता दें कि शॉर्ट के लिए अहम है, लॉन्ग के लिए अहम है। पीछे वाले चैप्टर जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट थे, शॉर्ट के लिए एमसीक्यूज़ के लिए भी। और अब जो हम ये इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं अपने तमाम न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं, और लाइक का बटन भी लाजमी दबा दें। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को, जो कि तग़य्युरात और इर्तिका है। बेटा अगर हम बेटा तग़य्युरात की बात करें तो होता ये है बेटा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है बेटा तब्दीलियां आना। ठीक है बेटा, अब आप देखें कि आपको इस दुनिया में जो भी नस्ल मिलेगी, यानी स्पीशीज मिलेगी, जो भी जानदार मिलेगा, आप उनके अंदर तग़य्युरात देखोगे। ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो तग़य्युरात हैं, ये जानदारों को माहौल के अंदर सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने में मददगार साबित होती हैं बेटा। तो ये जो तग़य्युरात होते हैं, इनके बहुत सारे ज़राए हैं जिसके ज़रिए जानदारों के अंदर तग़य्युरात पैदा हो जाती हैं। तो ये ज़राए जो हैं वो आपकी किताब के अंदर 3 ज़राए जो हैं वो बयान किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले है बेटा क्रॉसिंग ओवर। अब अगर आप अपने 9th के चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा रिव्यू करो, दोबारा से याद करो, तो आपको याद आएगा कि हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक टर्म पढ़ी थी जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते थे बेटा। अब क्रॉसिंग ओवर में बेटा क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर में ये होता था कि जो जब मियोसिस के दौर के प्रोफेज 1 में जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे, उनके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे आपस में जुड़ जाते थे। अगर आपको याद हो, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ये एक क्रोमोसोम के उसका दूसरा हो गया, तो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे जुड़ जाते थे और क्या बनाते थे बेटा? क्याज़मेटा बनाते थे। तो ये जो क्याज़मेटा है बेटा, यही वो जगह है जहां पर 2 क्रोमोसोम अपने हिस्सों का तबादला करते थे, यानी एक हिस्सा उधर, दूसरे का हिस्सा उधर चला जाता था। तो इसी लिहाज से बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रोमोसोम जब अपने हिस्सों का तबादला करते थे तो तबादला होने की वजह से जो नया जेनेटिक मेकअप बन जाता था, जिसे हम कहते थे जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो जब नया जेनेटिक मेकअप बन जाता था तो इस यही वजह होती थी कि जो दूसरे जो नई एनिमल नस्ल होती है वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होती है। तो इसे तो कहते हैं बेटा वेरिएशन, इसे तो कहते हैं तग़य्युरात, इसी की तो हम तब्दीली कहते हैं बेटा। तो इसी वजह से कि तग़य्युरात के अंदर जो चीज़ तग़य्युरात करने का जो बायस बनता है, वो पहला जो अमल है वो बेटा क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में अगली नस्ल के अंदर तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरा बेटा जो वजह है तग़य्युरात की, वो है म्यूटेशन, दूसरी वजह। अब म्यूटेशन बेटा फिर मैं आपको वही कहूंगा, 9th के चैप्टर नंबर 5 में आप चले जाएं तो वहां पर आपको एक मिलेगा म्यूटेशन की टर्म, जो हमने माइटोसिस के आखिरी इसमें पढ़े थे कि मियोसिस में गलतियां, उसमें म्यूटेशन का वर्ड ठहरा हुआ है। तो बेटा अगर आपको म्यूटेशन का मैं याद दिलाऊं तो म्यूटेशन था जीन्स में तब्दीली, जीन्स में तब्दीली। तो बेटा ये जो जीन्स में तब्दीली आती थी, तब्दीली की बेटा वजह ही यही होती थी कि ये जो म्यूटेशन होती है बेटा हादसाते भी हो सकती है। ठीक है बेटा, बाज़ औक़ात केमिकल्स के जरिए, खराब शौओं के जरिए भी जीन्स में तब्दीली हो जाती है। तो जब ये तब्दीलियां आ जाएं तो फिर क्या होता है, अगले समय वही जो नया जीन्स जेनेटिक मेकअप बनना होता है वो मुंतकिल हो जाता है। तो इसके नतीजे में बेटा म्यूटेशन के नतीजे में नई नस्ल पैदा हो जाती है, उसके अंदर नई जो चेंजेस आ जाती हैं, उनकी खुशियात तब्दील हो जाती हैं। तो म्यूटेशन भी एक बेटा वजह है किसकी? तग़य्युरात की। तीसरी वजह जो है बेटा वो है जीन का बहाव। अब बेटा बाज़ औक़ात ये होता है कि आप मैंने अपने जो है वो शहर में ये नोटिस किया है कि हमारे यहाँ के लोगों में वो एक बिरादरी सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है। तो अक्सर जो बिरादरी होती है ना, वो क्या करते हैं, अपने मतलब फैमिली में शादी करते हैं, आउट ऑफ
फैमिली वो शादी नहीं करते। तो इस लिहाज से देखा गया है कि मैंने देखा कि अक्सर उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इनमें खातिर खा तगीरात नहीं आई। लेकिन जब हम आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं तो बेटा उसमें ये होता है कि जो हमारी अगली नस्ल होती है वो टोटल डिफरेंट नजर आती है, उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट नजर आती है। यानी एक तरह से उनके अंदर भी जो खुशियात होती हैं, तगीरात वो आ गई होती हैं, तब्दीलियां आ गई होती हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, जीन का बहाव हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जीन का बहाव हो गया। तो इस तरह बेटा अगर आप मवाजना करें, अगर एक अंग्रेज है वो गोरा चिट्टा है और एक अफ्रीकी लड़की है वो सांवली है, तो बेटा इससे क्या होगा कि जब उनके आपस में उनकी शादी होगी तो उसके नतीजे में उनके जो आने वाली नस्ल होगी उनके अंदर आपको तब्दीलियां नजर आएंगी बेटा। तो यही जो तब्दीलियां होती हैं ये तगीरात का बायस बनते हैं, कहते हैं जीन का बहाव। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं जो तगीरात का बायस बनते हैं। तो बेटा तगीरात को जानदारों के अंदर जो है वो कहते हैं ऑब्जर्व किया गया उस बिना पर, उस ऑब्जर्वेशन, उन मुशाहदात की बिना पर कि तगीरात की 2 अक़साम बनाएंगी। एक बेटा मुसलसल तगीरात है और एक गैर मुसलसल तगीरात है। तो बेटा ये दोनों टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि बेटा गैर मुसलसल तगीरात क्या होती है बेटा। जो बेटा गैर मुसलसल तगीरात होते हैं ना, उसमें वो कहते हैं जो फिनोटाइप होते हैं, मतलब आप किसी जानदारों को देखो तो उसमें उनकी जो फिनोटाइप को पता है ना कि जीन्स का जो जीनोटाइप का जो इजहार होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं बेटा। तो वो कहते हैं गैर मुसलसल तगीरात में फिनोटाइप वाज़े तौर पर अलग अलग होती है। कैसे वाज़े तौर पर अलग अलग होती है बेटा? अब आप देखें, अगर हम बात करें इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम की, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर चुका हूं। अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेटा बात करें तो इसमें आपको पता चलेगा अगर किसी का जीनोटाइप IA है तो उसका ब्लड ग्रुप है A। अगर I बी है तो ब्लड ग्रुप AB, और IB है तो ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? B है। तो अब यहां पे देखें कि आपको ब्लड ग्रुप वाज़े नजर आ रहा है, A है तो A है, B है तो B है, यानी कोई इंटरमीडिएट, कोई दरमियाना रास्ता इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये फिनोटाइप वाज़े होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैर मुसलसल फिनोटाइप तगीरात कहते हैं। ठीक है, A है तो A है, कोई दरमियाना उसके अंदर टर्म नहीं है। फिर अगर हम बेटा मुसलसल तगीरात की बात करें तो इसमें बेटा वो कहते हैं कि तगीरात होते हैं मुसलसल तसलसल से होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज होता है कि हम उनको पैमाइश कर सकते हैं। कैसे बेटा? अब देखिए, कद है, कद को आप उसका पैमाइश कर सकते हो। कैसे? 5 फुट है, 6 फुट है, ठीक है, 5.5 फुट है, ठीक है, 4 फुट है, तो कद की पैमाइश हो सकती है। लेकिन आप देखें इसमें दरमियाने रास्ते हैं, इसमें दरमियाने रास्ते नहीं थे। ब्लड ग्रुप ए है तो ए है, लेकिन आप देखें लंबा कद भी है, छोटा कद भी है, तो मतलब दरमियाने रास्ते हैं। इस तरीके से वजन को देख लें, 50 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, तो दरमियाने रास्ते हैं इस तरह के जो है वो तगीरात में। ठीक है बेटा, तो ये जो तगीरात है इसे हम तो मुसलसल तगीरात कहते हैं, और ये वाली जो तगीरात है इसे बेटा हम गैर मुसलसल तगीरात कहते हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये तगीरात, जिन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में तब्दीलियां कहते हैं, वो आपको ये वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे। यहाँ मैंने ज्यादा वजाहत नहीं की, FEC वाली वजाहत भी मैं कर सकता था, मास्टर वाली वजाहत भी मैं कर सकता था, लेकिन होता ये है बेटा कि ये आपका जो 9th लेवल है या 10th लेवल है वहां तक हमने आपको रखना है, नहीं तो आप मजीद उससे ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। अब बेटा हम चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको सारा क्लियर हो गया होगा। नहीं आपको क्लियर हुआ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, बाज़ वक़्त ये होता है कि आपका कमेंट हो जाता है लेकिन मैं देख नहीं पाता, तो कोशिश करूंगा कि मैं आप उसका आपको रिप्लाई भी दे दूं। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं तगीरात इर्तिका का बायस। अब सबसे पहले बेटा बात ये समझिए कि इर्तिका क्या है बेटा। देखिए बेटा, इर्तिका कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जानदारों की खुशियात में भी तब्दीली पैदा आ जाना। ठीक है बेटा, इसे इर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, अब हो तो ये है बेटा कि साइंसदान ये कहते हैं कि आज की जो ये आपको पेचीदा किस्म की दुनिया नजर आ रही है, ये आज से कई हजारों साल पहले या लाखों साल पहले बेटा वो सादा जो थी दुनिया थी, तो उनके अंदर ऐसा आहिस्ता तब्दीली आती गई और आज ये पेचीदा दुनिया यहाँ पे मौजूद है। तो साइंसदान ये कहना चाहते हैं, उसे वो साइंसदान इर्तिका कहते हैं। साइंसदान कहते हैं कि जो मगरमच्छ है ये एक जमाने में
کیا کہتے ہیں ڈائناسور کے زمانے میں یہ موجود تھی اور یہ بہت بڑا جانور تھا مگرمچھ. لیکن اب ہزاروں سال گزرنے کے بعد یہ جو مگرمچھ ہے اب اس کا قد چھوٹا ہو گیا ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اس کے اندر ارتقاء آ گیا ہے. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جو ارتقاء ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی ہے، جس سے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ پہلے بندر تھا، پھر بندر کے اندر ایسا تبدیلی آتی گئی اور وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو سائنسدان کہتے ہیں یہ جو تبدیلی ہے، یہ تغیرات ہیں، تو تغیرات ہی دراصل کیا کرتے ہیں، ارتقاء کا باعث بنتے ہیں. سائنسدان یہ بلیو کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہت سارے سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ دی، کنٹریبیوشن کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آج کی جو یہ نسل ہے، آج کی جو یہ ڈائیورسٹی ہے، جانداروں کی اقسام ہیں، یہ سارے ارتقاء کے ذریعے آئے ہیں. تو ارتقاء میں کہا جاتا ہے کہ دو اہم عمل ہوتے ہیں. پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نسل کے اندر ارتقاء آنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی جاتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک نئی سپیشیز کا وجود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو وہ کہتے ہیں یہ جو نئی سپیشیز، جیسے کہ میں نے مگرمچھ کی مثال دی آپ کو کہ مگرمچھ کے اندر ایسا تھا تبدیلی آتے گی ہزاروں سال بعد پھر آ کے ایک نئی سپیشیز مگرمچھ جو ہے وجود میں آ گئی. لیکن اس کا سائنسدانوں کے پاس کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس وجہ سے آگے پھر ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا چارلس ڈارون بیٹا. اس چارلس ڈارون نے ایوولوشن کے اندر، ارتقاء کے اندر اپنے بہت جو ہے ریسرچ پیش کی تھی. 1838 میں بیٹا جو ڈارون تھا اس نے ایک مہم شروع کی. اس نے کہا کہ میں دنیا کا چکر لگاؤں گا اور میں باقاعدہ ریسرچ کروں گا کہ کیا ارتقاء کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے ڈارون نے ایک کشتی لی جس کا نام تھا HMS ویگر. اس کی کشتی کا نام تھا. وہ ایک مہم پہ گیا، مہم یعنی سفر پہ گیا. اس کشتی پہ سفر کرتے ہوئے وہ سارا سمندر گھوما، مختلف بر اعظم میں گیا. اس کے بعد وہ مختلف آئی لینڈز پہ گیا، جزیروں پہ گیا. وہاں پہ جا کے اس نے ریسرچ کی اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، اس کا وجود ہے. تو 1859 میں ڈارون نے ایک کتاب شائع کی. اس کے اندر اس نے اپنی ساری ریسرچ جو ہے وہ بیان کر دی. اس کتاب کا نام تھا آن دا اوریجن آف سپیشیز ود دا مین آف ایوولوشن. شاید میں بھول رہا ہوں، بک کے اندر آپ نے یہ بات پڑھ لیں، آن دا اوریجن آف سپیشیز ود دا مین آف ایوولوشن، تقریباً یہی ہے. تو خیر، تو ڈارون نے جب یہ کتاب پیش کی اور ریسرچ کے لیے دی تو اس کی ریسرچ کو پڑھنے کے بعد بہت سارے سائنٹسٹ اس کی اس بات سے ایگری نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ ڈارون نے ایک ارتقاء کے لحاظ سے اپنی ایک ریسرچ جو پیش کی، اس نے بنیاد رکھ دی کس کی، ایوولوشن کی. اور پھر جو 20ویں صدی ہے اس کے اندر ایوولوشن کے اوپر مزید ریسرچ شروع ہوگی اور ایڈوانسمنٹ اس کے اندر آنا شروع ہوگی. تو ڈارون نے جو ارتقاء کی تھیوری پیش کی تھی، آگے چند ٹاپکس ہیں وہاں پہ یہ وہ ہے ان کی وضاحت کی گئی ہے. تو اگلے لیکچر میں ہم ان کو جو ہے ڈسکس کریں گے بیٹا. امید ہے یہ جو لیکچر ہوگا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بیٹا. انشاءاللہ میں کمنٹ سیکشن میں آپ کو وہ اس کا آنسر دے دوں گا. شکریہ بیٹا. اللہ حافظ.